लॉ स्कूल जाने का ख्वाब बहुत जन देखते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और ड्यू टू लैक ऑफ मनी बहुत जन नहीं जा पाते। को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बनाई हूँ इस वीडियो को, जिसमें पूरे तरीके से विस्तार से मैं हर एक सवाल का जो भी आपको लॉ स्टूडेंट बनने के लिए एडमिशन के लिए लगेगा सारी देने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ वन इन ऑल वीडियो, ऑल इन वन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। So here I am. I'm a law student. My name is Jamia, and student. I explore law student life, and I also apply the problems of law student and show the path to solve it according to my experience by hacks, tip, and all. And I also share notes through my channel in an answer writing form, and I elaborate them all. सो इस वीडियो में मैं क्या वाली हूँ, इस वीडियो में कुछ सवालों का क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जैसे आपको आप लॉ स्टूडेंट बन सकते हैं, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, कौन से कैप राउंड, कौन से क्या चीज़ें होगी, फॉर्म भरना होगा, कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाएं, इवन किसके बाद कौन से कोर्स के बाद लेना बेटर होगा, कौन सा कोर्स आपको पहले लेना चाहिए अगर आप लॉ स्टूडेंट बनना चाहते, और पैसे कितने लगेंगे, समय कितना लगेगा, ऑल इन वन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आखिरी तक बिना स्किप के बिल्कुल देखना। और अगर आपके पहचान में कोई ऐसा है जो लॉ स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उनको ज़रूर से वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई कैरियर में अगर कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ के लेक्चर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ती और आगे वीडियोस बनाती, इसमें ज़रूरी था कि जुलाई लग चुके हैं, जून जुलाई आने वाले हैं और सभी लोग एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो इस पर बनाऊं कि आप एडमिशन किस तरीके से लेते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो होता है प्री क्वालिफिकेशन। तो प्री क्वालिफिकेशन यानी कि आपको जब एडमिशन लेना है लॉ में, तो उससे पहले आपके क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। तो दो तरीका क्या, पहला है एक है आफ्टर 12th और दूसरा है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th, तो 12th अगर बात करें तो आफ्टर 12th, अगर 12th आपने कोई भी स्ट्रीम से आपने अगर 12th की है, तो फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग। बट सबसे पहली बात, अगर साइंस अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स से बहुत सारे जुड़े हुए चीज़ें रहती है, जैसे कि बिजनेस रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है, तो ये सारी चीज़ें रहती है, कंपनी लॉ रहती है, तो इन सब चीज़ों से लेबर लॉ रहती है, तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ें रहती है लॉ में। उस वजह से आप अगर कॉमर्स से आते हो, कॉमर्स फील्ड से आते हो लॉ में, तो वो बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है 12th तक अगर आपने कॉमर्स ली है। उसके अलावा अगर आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स लेने पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आर्ट्स में अच्छा इस तरीके से होता है कि आर्ट्स में जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोशोलॉजी सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें लॉ में भी फर्स्ट 2 ईयर्स में, 12th के बाद जो कोर्स करते हैं उसमें 2 ईयर्स में देखा जाता है। तो वो 2 ईयर्स में आपको फिर ईजी पड़ता है लॉ को फर्स्ट 2 ईयर्स में। सो ये तो हो गया, ये हो गया आफ्टर 12th। तो दूसरा बच्चा आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर मास्टर कर चुके हो, आपको एग्जाम जब एंट्रेंस लिया जाएगा तो वो एक ही तरीके से गिना जाएंगे कि आप ग्रेजुएटेड हो। तो ग्रेजुएटेड हो उस हिसाब से आपका कैसे होगा कि आप ग्रेजुएटेड हो, 12th में जैसे आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उस तरीके से आपको इसके लिए भी आफ्टर ग्रेजुएशन भी अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपको उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, कोर्स कितने साल की होगी। कोर्स कितने साल की होगी ये पूरा डिपेंड करता है आपका प्री क्वालिफिकेशन पर, जिस पे हमने अब भी चर्चा की है। तो प्री क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th के बाद अगर आप आ रहे हो, तो 12th के बाद आने पर आपका कोर्स होगा 5 साल का। इसे कहा जाता है 5 साल का कोर्स, पंचवर्षीय योजना। इवन क्लास में भी कभी कभी कहा जाता है आपका 5 वर्षीय योजना है, ये सब 5 वर्षीय योजना ही रहने दो, 6th या फिर 7th वर्षीय का मत करो, यानी फेल ना हो। तो ये 5 वर्षीय योजना है, 5 ईयर BLLB, इसे कहा जाता है BLLB। अगर आप 12th के बाद कर रहे हो तो ये हो जाएगा BLLB 5 ईयर्स। अगर आप ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स का, तो जिसे कहा जाएगा LLB, सिर्फ LLB। तो ये हो गया LLB और इसमें हो गया BLLB। तो इसमें आपका अगर 5 ईयर्स के करते हो तो आपको 2 डिग्री मिलेंगी BA की प्लस LLB की। अगर आप 3 ईयर्स का करते हो तो आपको LLB का सिर्फ और सिर्फ LLB का डिग्री आपको मिलेगा। इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है और इसके लिए आपको मास्टर्स भी या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, कि किस तरीके से ले आप एडमिशन, चाहे आप 12th के बाद आए हो या फिर आए हो ग्रेजुएशन के बाद, दोनों ही हालत में आपको देना पड़ता है
एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बिना भी एडमिशन हो जाता है या ऑब्वियसली हो जाता है, लेकिन उसमें 75, 70, 60 काफ़ी सारे लाखों से रुपए लगते हैं। तो अगर लाखों से रुपए नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप हज़ारों से इन्वेस्ट करना चाहते, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000 में अगर आप चाहते कि आपका एडमिशन हो जाए, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा? एंट्रेंस एग्ज़ाम मैक्सिमम 2 तरीके के मेजर है जो मोस्टली सुना जाता है, मोस्टली लोग करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आजकल मार्केट में सुनाई जा रही है, लेकिन मोस्टली उसमें नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला होता है क्लैट, सेकेंड इज़ MHC। 2 तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम और दोनों में से बेस्ट क्या? एक है MHCT, दूसरा है क्लैट। तो दोनों में से बेस्ट क्या? दोनों ही आपस में अपना अपना पोस्ट ये करते हैं और दोनों ही आपस में बेस्ट हैं। तो जो जिसको पसंद करे उसके लिए वो बेस्ट है। क्लैट को ज़्यादा हार्ड माना जाता है, जबकि MHCT को थोड़ा इजी माना जाता है। क्लैट के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं वो 1 साल 2 साल ड्रॉप लेके, 1 बार 2 बार ड्रॉप लेके भी एग्ज़ाम देते हैं, और मीन्स उसमें टाइम ज़्यादा लगते हैं, 1-1 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद भी नंबर लगना नहीं लगना हो रहता है। और मैंने पर्सनली कौन से किया? तो मैंने पर्सनली किया है MHCT, क्योंकि MHCT मैंने इसलिए प्रीफर किया था, क्लैट भी मैं कर सकती थी, लेकिन MHCT मैंने इसलिए चूज़ किया। एट दैट टाइम माई पेमेंट वॉज ओनली 3000 एंड MHCT का क्लैट का पेमेंट, क्लैट का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसके लिए 4000 पे करने थे। सो मैंने पर्सनली चूज़ किया था MHCT। क्लैट भी मैं दे सकती थी, लेकिन क्लैट का प्रॉब्लम ये था कि क्लैट में होता है 4000 फीस भरना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, सिर्फ एग्जाम फ़ी, एंड MHCT में होता है 800 रुपीज़, 800 रुपये। एक तरफ 800 रुपये MHCT और दूसरी तरफ क्लैट के लिए 4000। फिर उसके बाद काउंसलिंग के लिए 20,000 लगता है, जो कि इसमें नहीं लगता है। सो दिस इज़ लाइक दिस। इस वजह से मैंने MHCT चूज़ किया था। इसके बाद आप अगर MHCT देते हैं तो आपको नॉर्मल कॉलेज मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों भी इन्वॉल्व होता है। MHCT देने के बाद आपको जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों भी कॉलेजेस जो होते हैं सिटीज़ में या फिर सिटीज़ के बाहर या फिर स्टेट के बाहर भी जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप देते हैं क्लैट, तो क्लैट एग्जाम देने के बाद NLU मिलते हैं। तो NLU वर्ड सुनते ही आपका न्यू क्वेश्चन अराइज हो गया होगा कि NLU क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी MHCT के बारे में। MHCT के फॉर्म भरने के लिए जब आप नेट कैफ़े जाए तो नेट कैफ़े वाले भैया को आपको क्लियरली बताना होगा कि कौन सी वाली MHCT, क्योंकि उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांस है। आपको MHCT में पूरा बताना पड़ेगा कि आप MHCT 5 ईयर BA LLB के लिए देना चाहते हैं, लॉ के लिए, तो MHCT लॉ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा MHCT एग्ज़ाम होता है जो कि MHCT MBA होता है। तो एक MHCT MBA, दूसरा होता है MHCT लॉ। तो आपको पूरा क्लियर करना होगा कि आपको कौन सा वाला MHCT एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। क्लैट इज़ सो ईजी। क्लैट बताते ही आपको समझ जाएगा नेट कैफे वाले भैया को कि कौन सा वाला देना चाहते हैं। आपको बस ये डिस्टिंग्विश करना होगा कि आप 3 इयर्स वाले एग्जाम के लिए दे रहे हैं या फिर आप 5 इयर्स वाले एग्जाम के लिए दे रहे हैं। सवाल नंबर 5, NLU क्या? तो NLU का फुल फॉर्म होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो ऑल ओवर इंडिया में 22 कॉलेज है, 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें बेस्ट एंड बेस्ट सर्विसेज है, बेस्ट एंड बेस्ट सारे चीज़ें होते हैं, बेस्ट एंड बेस्ट पढ़ाई होती है, उसके जो मान्यता होती है उसको भी ज़्यादा होता है। इवन अगर एक NLU का बच्चा आए और एक दूसरा MHCT वाला बच्चा आए तो फिर उसमें ज़्यादा प्रिविलेज जो है क्लैट वाले को यानी NLU वाले को दिया जाता है जॉब के लिए या फिर किसी भी प्रेफरेंस के लिए दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि MHCT वाले को कैंसिल किया जाता है, वो भी अपने स्किल्स के बेस पे और अपने हार्डवर्क के बेस में आगे जा सकता है। सवाल नंबर 6, मैं खुद ही भूल गई हूँ। सवाल नंबर 6, सब्जेक्ट्स क्या हो गए एंट्रेंस एग्जाम के, राइट? तो दोनों MHCT और क्लैट दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, 5 सब्जेक्ट्स होता है मेन। तो मेन 5 सब्जेक्ट उसमें सवाल होते हैं। और उससे पहले बताना चाहूँगी क्लैट होते हैं 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, एंड MHCT होता है 150 मार्क्स। 150 में से अगर आपने MHCT में अगर एटलीस्ट 70 मार्क्स ला लिए, तो 70 मार्क्स भी अगर ला लिए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज यानी मेन ब्रांच तक भी आपको मिल सकता है। इवन आपको मेन ब्रांच तक मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज तक मिल सकता है। और अगर आपने अगर क्लैट किए तो क्लैट में 60-70% उससे अबव लाना पड़ता है। उसमें AIR रैंक होता है, ऑल इंडिया रैंक होता है, तो उस बेस में आपको उसमें अलॉटमेंट मिलता है। तो दूसरा मैं बताना चाहूँगी, दोनों ही एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। क्लैट का एग्ज़ाम होता है दिसंबर में और उसका फॉर्म भरने का टाइम होता है नवंबर तक, जुलाई से नवंबर तक। और वही MHCT का एग्ज़ाम जो होता है, अगर आप 3 ईयर वाला कर रहे हैं तो 3 ईयर वालों का जो होता है
एग्ज़ाम मार्च में होता है। और अगर आप 5 ईयर BA LLB करेंगे उसके लिए MHCT फॉर्म भर रहे हैं तो वो होगा आपका मई में। और दोनों ही एग्ज़ाम प्रीपोन पोस्टपोन होते रहते हैं, तो नेट कैफ़े वाले भैया से आपको बार बार पूछते रहना पड़ता है कि कब होगा। उसके अलावा ईमेल में भी आपका आता है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो आपको बार बार उसका पूछते रहना पड़ता है। सो जो होता है MHCT वाला 150 मार्क का रहता है, तो लेकिन 150 मार्क में उसमें कुछ भी मार्क्स कट नहीं होता है। अगर आप एक गलत आंसर देते हो तो उसमें कुछ कट नहीं होता है। लेकिन अगर आपने क्लैट एग्ज़ाम दिया हो, क्लैट में अगर 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है लगातार, तो 4 क्वेश्चन में आपका 1 मार्क्स कट जाता है। एक क्वेश्चन का उसमें 2.5 मार्क मिलता है और उसमें 4 क्वेश्चन गलत होने पर कट भी जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। MHCT का फॉर्म भरने का समय होता है जनवरी से लेकर मार्च तक। तो जनवरी से लेकर मार्च तक फॉर्म भरा जाता है, तो मार्च में एग्ज़ाम होता है और मार्च में या फिर मार्च के बाद मई तक एग्ज़ाम होता है। और उसमें ऐसा भी होता है प्रीपोन पोस्टपोन होते रहता है। आप क्लैट एग्ज़ाम दो या फिर MHCT, उसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे। क्वांटिटिव रीजनिंग यानी मैथ्स, वो 8 मार्क का रहता है MHCT में, और क्लैट में उससे ज़्यादा रहता है। तो पहला हो गया मैथ्स हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गए, मैथ्स इंग्लिश, उसके बाद क्वांटिटिव रीजनिंग, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद होता है करेंट अफेयर। 5 सब्जेक्ट उसमें होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, करेंट अफेयर, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसमें सारे MCQ फॉर्म में होता है सारे एग्ज़ाम। MHCT एग्ज़ाम मैंने पर्सनली दिया है, तो MHCT में मैथ्स 8 मार्क का ही होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट हो भी जाता है। अगर मैथ्स आपको अच्छे से नहीं भी आता तो भी आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। उसके अलावा जो रहा लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपका स्ट्रांग होना अच्छा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है। कई सारे बायजूस वगैरह में काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगे जिससे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लैट की क्लासेस भी कई जगह आपको मिल जाते हैं। और इंग्लिश रहा लीगल रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे चीज़ जो ऑलरेडी लॉ में आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ आपको अभी से दे सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और कुछ लीगल जो सब्जेक्ट्स है वो आपको पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा, जो लॉ में आगे जाके पढ़ाएंगे। 2 चीज़ सब्जेक्ट में और छूट गया था, जो कि है जुडिशियल डिसीजन। उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, और लीगल टर्म्स ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा अच्छे से अच्छा आए। सवाल नंबर 7, क्या होगी एडमिशन फीस? अगर आप NLU में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए कंपल्शन किया जाता है कि जो हॉस्टल उनका प्रोवाइड किया जाए वहीं पे आप रहो। भले आप उस सिटी से ही बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके अलॉटमेंट हुए, फिर भी आपको कहा जाता है कि आप उनके हॉस्टल में रहो, उनके हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करो। उस वजह से हॉस्टल वगैरह सारे चीज़ें प्रोवाइड करने की वजह से आपका फ़ीस हो जाता है 1 लाख से 4 लाख। लेकिन अगर आप MHCT के द्वारा एडमिशन लेते हो स्टेट वाइज कॉलेजेस में, तो जिसमें आपको सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट तीनों कॉलेज में एडमिशन हो सकती है, उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसका फ़ीस होगा आपका 5 से 8,000, 9,000, 10,000। ये नॉर्मल फ़ीस होगी जो आपके हर साल बढ़ते रहेंगे। 1,000-2,000 रुपये से हर साल बढ़ते रहेंगे। NLU स्टूडेंट्स के जो फॉर्म के एग्ज़ाम फीस होते हैं, एग्ज़ाम फीस ईयरली वाले, उसमें होते हैं 3,000 से 6,000 तक। जबकि अगर MHCT स्टूडेंट का देखा जाए, MHCT का होता है 2,000 तक पर सब्जेक्ट, 300, 200 तो 300, और जो भी 200-300 रुपये 400 रुपये से बढ़ते रहता है। कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे? सवाल अगर ये है, ये जवाब है फिर ये कि आपको वो कॉलेज मिलेंगे जो आपको मार्क्स के ऊपर होता है। आपके मार्क्स के ऊपर बेस होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिले, क्योंकि हर कॉलेज की डिमांड अलग अलग होती है। दूसरा डिपेंड करता है आपके कैप राउंड में। 1, 2, 3 बार आपको मिलता है चांस आपके कैप राउंड के फॉर्म भरने का। तो कैप राउंड के फॉर्म में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं नाम डालने का, तो जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो, जो आपके सिटी के आसपास हो, जिसे आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो, तो ऐसे 3 कॉलेजेस के नाम आपको डालना होता है, जिसमें से कोई भी इसमें एक का सिलेक्शन हो सकता है। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज है उसका नाम उसमें CET यानी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भी क्लैट के जैसे आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए। इवन दो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि भोपाल से है, मध्य प्रदेश से है, झारखंड से है, इवन राजस्थान से, बहुत सारे अलग अलग जगह से, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग हैं जो हमारे क्लास में हैं। यानी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपको अलॉटमेंट हो सकता है। और फर्स्ट राउंड जो कैप राउंड होगा उसमें अगर आपको कॉलेज पसंद आए तो सेकंड बार आप फॉर्म भरिए। सेकंड बार आप फॉर्म भरने के बाद भी आपको कॉलेज पसंद आए जो आपको अलॉट हो तो थर्ड बार फॉर्म भरिए। तो थर्ड टाइम भी अगर नहीं पसंद आए तो आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा फिर से नेक्स्ट ईयर एग्जाम का, क्योंकि वो साल में एक ही बार होता है, फिर आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन दूसरा और एक ये भी रहता है कि आप ज़्यादा पैसे डालकर दूसरे कॉलेज में अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे?
डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें 15 से 16। उसके अलावा इसमें ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन ना हो या फिर क्रिमिनल FIR ना हो। उससे बहुत स्ट्रांग होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म वगैरह नहीं निकला तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है रद्द। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अच्छे से रखें, और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है। इवन बहुत सारे जन वापस जाते हैं, उसके रिसिप्ट भी नहीं चाहिए। 2-2.5 हज़ार में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे अलॉटमेंट लेटर, स्कोर कार्ड, जो आपने फॉर्म फीस भरे उसका फॉर्म, उसके अलावा जब आपने MSc के लिए अप्लाई किया था, क्लैट के लिए अप्लाई किया था उसका फॉर्म, ये सारे से ही इंक्लूड होता है जो फॉर्म सबको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। The 16-14 documents are here. डॉक्यूमेंट्स में पहले रहेगा अलॉटमेंट लेटर, जिसके आपको 5 जेरोक्स रखनी है, जो कुछ ऐसा दिखेगा। कॉलेज अलर्ट हो जाने के बाद नेट कैफ़े से आपको मिल जाएगी ये। सेकेंड हो गया स्कोर कार्ड, जो भी नेट कैफ़े से मिल जाएगा आपके एंट्री एग्जाम के रिजल्ट। इनकम सर्टिफिकेट करंट वाला। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप रहा हो तो नाइदर इट इज़ नॉट कंपलसरी। एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका भी 5 जेरोक्स रखना है। हर किसी चीज़ का 5 जेरोक्स रखना है आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड जेरोक्स। इकोनॉमिकली वीकर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। 10th-12th जो भी आप डिग्री हासिल किए हैं उसका जेरोक्स एंड ओरिजिनल, अगर ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन का। कैप राउंड फॉर्म एंड TC। कैप राउंड फॉर्म वो जिससे आपको अलर्ट होता है कॉलेज। कैप राउंड के फॉर्म और उसके साथ अलॉटमेंट लेटर, ये होगा 3-3 पेजेस के, बाकी सारे होंगे आपके 1-1 पेजेस के। उसमें मेजरली चेंजेस आ भी गए तो फिर आप समझ जाओगे मैंने जो आपको रिकमेंड किया है उसके हिसाब से। उसके अलावा दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि आप हर किसी डॉक्यूमेंट्स के 5-5 जेरोक्स बना लीजिए, और 5-5 जेरोक्स आपको ले जाना होगा एडमिशन के टाइम पे। ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों मिला के, तो ओरिजिनल और जेरोक्स मिला के वो 5 में से 4 पीस सब चीज़ के ले लेंगे, सभी जेरोक्स ले लेंगे डॉक्यूमेंट्स, और उसमें से एक आपको वापस दिया जाएगा। भले आपको एक जेरोक्स हर चीज़ की वापस दिया जाएगा, फिर भी आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपना काम नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं होगा। तो आपको सारे जेरोक्स आपको सबमिट करना है, 5-5 सब्जेक्ट 5-5 जेरोक्स हर डॉक्यूमेंट के आपको सबमिट करना है। एंड हर किसी जेरोक्स के पेज में आपको सिग्नेचर करना है। वो लोग सिग्नेचर करने खुद बोलेंगे, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। सो आप अगर ये प्रेजेंट करके पहले से लेके जाओगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके ईजी होंगी। मैं जब गई थी सुबह 9 बजे गई थी और शाम के 6 बजे तक मेरा काम लग गया था बस एडमिशन। सो आई होप कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया इस वजह से आपका ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका ऐसा हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये हो गए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट बनाए कहाँ से। सो डॉक्यूमेंट्स बनाए कहाँ से, उसके जवाब ये है कि जो मैंने अलॉटमेंट लेटर, स्कोर कार्ड ये सारे बोले, तो ये सारे आपको ईमेल पे आ जाएंगे। उसके साथ आपको नेट कैफे सबको मिल जाएंगे जो बनाने हैं, जो कॉलेज की तरफ से आना है। उसके अलावा जैसे डोमिसाइल हो गया और इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और ये सारी जो चीज़ें हैं EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील में या फिर जिला में जाना पड़ेगा। जिला में या फिर तहसील में जाके आपको बनाना पड़ेगा। और ये कितने दिन में बनेगा, बेहतर मैं आपको सजेस्ट करूँगी जैसे आप एग्जाम देते एग्जाम के जल्द से जल्द आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है बना ले। और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनने में, जैसे उसमें रहता है पैसा फेंको तमाशा देखो, तो अगर आप 700-800 टका रुपये देते हैं 500-600 तक, तो फिर वो महीना 2 महीने में बना देते हैं। लेकिन आप अगर 2-2.5 हज़ार दे देते हैं तो 2-2.5 हज़ार में वो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर बना देते हैं। मैंने 2-2.5 हज़ार ही उसमें स्पेंड किए थे। और बेटर है कि आप जल्द से जल्द बना लो, जल्द से जल्द ज़्यादा पैसे दे के भले, लेकिन एक बार काम निपटा दो। सो डॉक्यूमेंट्स कौन से बनाने, ये क्वेश्चन के आंसर भी मैंने दे दिया है। इसके बाद आते हैं जनरल क्वेश्चन है आंसर। जनरल क्वेश्चन है आंसर जो मेरे मन में है, हो सकता है कि आपके मन में हो, सो मैं देने वाली हूँ। उसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सारी चीज़ों को जवाब मैंने आसान तरीके से और बेसिक्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको आपको नेट कैफ़े जाना है। नेट कैफ़े जाके आपको उनसे अच्छे से दोस्ती कर लेनी, क्योंकि आपको एक बार लॉ में आ गए तो आपको हमेशा उनकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, चाहे रिसर्च पेपर से हो, केस स्टडी से हो, चाहे कोई आपको हेल्प कर पाए ना कर पाए, आपका नेट कैफ़े वाले भैया आपका हमेशा हेल्प कर पाएंगे। उनके पास एंड नंबर ऑफ नॉलेज होते हैं। तो सबसे पहले आपको नेट कैफ़े वाले भैया से जाना है। वैसे तो मैंने डेट बता दिया है कि कब उनका फॉर्म निकलता है, एग्ज़ाम फॉर्म, लेकिन वो प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड होते रहता है, जिस वजह से आपकी ज़रूरत है कि आप जाके उनसे पूछिए कि कब फॉर्म निकला है, कब फॉर्म निकला है। बार बार आप उनसे जाते रहिए, इत्तला करते रहिए। और जब आपका फॉर्म निकले तो फिर आप पहले एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि आप सबसे पहले अपने स्टडी शुरू करिए। या तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो या फिर क्लासेस भी लगा सकते हो, जो आपके लिए बेटर हो वो आप करें। उसके बाद स्टेप 4 है आपका हॉल टिकट। ईमेल चेक करते रहिए कि आपका हॉल टिकट कब आ रहा है। जब आपका हॉल टिकट आए तो आप उस हॉल टिकट को आपके पास कलेक्ट कर लिए। एग्जाम के दिन एटलीस्ट 20 मिनट पहले पहुंचिए, क्योंकि 20 मिनट है वहाँ पे बैठाए रखा जाता है। और चीज़ एक है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है,
पहले तो हमें ट्रांसपेरेंट बॉटल रखनी है, वॉच वगैरह जो है स्मार्ट वॉच नहीं रखनी है। उसके साथ हमें एक फ़ोटो रखनी है, तो फ़ोटो हमें रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कलर फ़ोटो रखनी है, वहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटो चिपकी होती है एक, उसके साथ दूसरी और एक फ़ोटो कलर फ़ोटो लगना होता है, उसमें हमें सिग्नेचर करना होता है। पेन भी ज़रूरी है, कलर फ़ोटो एंड पेन ये दोनों ज़रूरी है। उसके साथ फेविकॉल भी ज़रूरी है, फेविकॉल हर जगह नहीं मिलता, कभी मिल जाता तो आपकी लक अच्छी है, तो फेविकॉल भी आपको आपके साथ रखनी है। ये 3 चीज़ें जो आपको रखनी है। और उसके साथ मेन चीज़ आपका हॉल टिकट एंड आपका आधार कार्ड। स्टेप नंबर 6, फिर से आपको बार बार ईमेल एंड नोटिफिकेशन चेक करते रहना है। उसके साथ आपको नेट कैफे वाले भैया से भी कांटेक्ट रखना है। और जैसे आपको पता चले कि कैप राउंड का फॉर्म निकला है, सॉरी स्कोर कार्ड निकला है, रिजल्ट निकला है, तो रिजल्ट आपको चेक करना है। रिजल्ट निकलते ही आपको कैप राउंड का इंतजार करना है। स्टेप नंबर 7, जैसे कैप राउंड फॉर्म निकले फर्स्ट राउंड में आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया था, जो आपके फेवरेट हो, जो आपके नियर हो, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, ऐसे 3 फॉर्म आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप। जो आप फर्स्ट में डालेंगे उसी का चांस ज़्यादा होता है कि आपका नंबर उसमें लगे। कैप राउंड फॉर्म फिल करने के बाद फिर से वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल चेक करने की ज़रूरत है। और जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाए या फिर आपको पता चले कि एडमिशन शुरू हो गई है, आपको कॉलेज में जाके देखना होगा कौन से कॉलेज लगा है कौन सा नहीं, सारी चीज़ आप नोटिफिकेट कीजिए वहाँ पे। और जैसे आपको 3 दिन होता है सिर्फ आपको एडमिशन के लिए, तो 3 दिन के अंदर अगर नहीं किए तो आपको फिर नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट राउंड कहाँ लगेगा कहाँ नहीं कोई पता नहीं। फिर नेक्स्ट राउंड में नहीं लगा तो थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड आते आते थर्ड राउंड के बच्चे जब सेट होते हैं तब तक कॉलेज शुरू हो चुके होते हैं और काफ़ी सारे पढ़ाके ऑलरेडी हो चुका होता है। तो बेहतर होगा कि आप फर्स्ट राउंड पे ही कॉलेज जाए और एडमिशन आपका जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर कर लें।